हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 का एस्पिरेंट्स है और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 का अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पे सेंड कर देनी है। पेमेंट भी इसी नंबर पे आपने सेंड करनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, और उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स को दो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट मटेरियल अप टू डेट जो है वो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हो और पेमेंट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे करनी है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की एस्पिरेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के हम क्वेश्चन इस वीडियो में इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि 40 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी सेक्शंस के मुकाबले। तो इन क्वेश्चंस को होता क्या है कि इन क्वेश्चंस को आपने दूसरी सेक्शंस की तरह, जैसे एचपीजीके, इंडियन जीके, उनकी तरह जो है वो आपने इनको ना तो याद करना है ना तो रटना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैटर करते हैं। ठीक है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है क्वेश्चंस को समझने की। ठीक है, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उससे जो है इस सेक्शन में आप परफेक्ट हो जाओगे। जितनी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है और कुछ की पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती बार। तो पहली बात है, जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस करनी है, तो पहले तो आपने हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने 2 या 3 बार रीड करना है और हिंदी में भी 2 बार तो पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी बात कि खुद को आपने एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आपने खुद को टीचर मान के चलना है। ठीक है, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तीसरी बात है कि आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, सकारात्मक वे में ही देने हैं। उससे जो होगा वो आपके क्वेश्चन जो होंगे वे अच्छी तरह सॉल्व हो जाएंगे। तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बाकी ये क्वेश्चन जो होंगे वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको भी पता लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस वो एचपीयू पूछता है एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कथन जो था वो किसने कहा था? एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज सेड बाय। तो ये किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, जैसे कि ये स्टेटमेंट, ये कथन किसने दिया था। तो इसके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। जो मतलब स्टेटमेंट होंगी या फिर कोई थ्योरी होगी कि किसने दी है, ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो ये इनके आपने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी बना लेने हैं। बाकी जो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे उनकी आपको नोट्स बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि वट विल बी द IQ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 वर्ष के लड़के जिसकी मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा? तो पहले तो आपको IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो IQ का फॉर्मूला होता है वे होता है आपका मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज अपॉन
क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया है 25 वर्ष का लड़का है, लड़की की जो एज है वो कितनी है, वह है आपकी 25 वर्ष। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई क्यू आ जाएगा, मेंटल एज जो है, मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष है, तो 16 ऊपर आ गया, 16 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कितनी है 25 गुणा 100 आ गया। ठीक है, अब जो करता है वो कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 4, 16 चौके 64, 16 4 ज़ा 64। तो आई क्यू क्या आ जाएगा उस बच्चे का, ये आ जाएगा आपका 64। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेना है आई क्यू का। आई क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 64 जो है वो आपका उस लड़के की जो है वो आई क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर एक बार पूछा जाता है आई क्यू से। ठीक है, बाकी आपने सॉल्व कैसे करने हैं, जब कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब मैथ्स 10th तक ही पढ़ा होगा, या उनका थोड़ा मैथ्स थोड़ा बेसिक जो है वो वीक होगा, या फिर उन्होंने प्लस 10th के बाद पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं एक बेसिक मैथ की एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो पहले तो अपने क्वेश्चन को एक या दो बार रीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, कोई व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है तो उसकी कौन सी विशेषताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपको क्या बताता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू। तो एक कक्षा में जो है वो अधिकांश छात्र जो है वो गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या वो आपको क्या बताता है। तो क्वेश्चन ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 114 को जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों के बीच सामान्य अनुशासनहीनता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, यंग एडोलेसेंट रिवल टू एक्सप्रेस देयर। तो युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। तो स्वतंत्रता की उनकी इच्छा जो है, देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। युवा किशोर अपनी स्वतंत्रता की उनकी इच्छा व्यक्त करने के लिए जो है वो विद्रोह करते हैं। 116 पे चलते हैं। बोला गया कि शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तित्व और उनकी उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता जो है वो शिक्षक बनने की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कारक हो जाता है। तो क्वेश्चन और ऑप्शंस को आपने 2 या 3 बार रीड करना है बिल्कुल ध्यान से। बाकी जितनी प्रैक्टिस आपने क्वेश्चंस की करोगे उससे उतना ही आपको बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। 117 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, वे सही प्रकार गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। अब आपने एज ए टीचर कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपके लिए एक थ्योरी की वीडियो भी लेके आऊँगा, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपने नोट कर लेना है, जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वह लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, ये आपने नोट कर लेना है स्टार लगा के। ठीक है,
जो मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था? वह लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, बुनियादी शिक्षण मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 121 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रूर स्वामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू चेंज इन मदर लैंग्वेज बिकॉज? तो क्वेश्चन में बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना बेहतर है, क्यों है, क्योंकि? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में जो है वो मदद करता है, जिस कारण प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न? क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, संवाद डायलॉग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 125 पे चलते हैं, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज? निर्णय लेने का जो दायरा है, स्कोप जो है डिसीजन मेकिंग का वे कैसा है? क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं, किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इस? क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना। 127 पे चलते हैं, बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड? तो बोला गया कि योगात्मक प्रेक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्यान के व्यवहार में स्पष्ट कल्याण जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है, इसे कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा रचनात्मक प्रेक्षण जो है वो कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि परिपक्वता में तत्परता की स्थिति की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल या असंभव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का स्तर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं, बोला गया कि छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय? तो छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, कि उसे उदाहरण सहित समझाते हुए उसे पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, जीन जैक्स रूसो द्वारा जो था ये कथन जो सब दिया गया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है होता है लेकिन हर जगह वे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो भी HPB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है परचेज़ करना चाहते हो तो आपने मात्र 99 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने इसी नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं, मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसे डैश करने में मदद मिलती है। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू व्हाट इज बीइंग टॉट? तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को सिखाया जा रहा है उसे आसानी से समझने करने में जो है वो मदद मिलती है। 132 पे चलते हैं। बोला गया कि कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज इन्वायरमेंट। तो कौन सा विषय जो है जो अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सलाहकार या एक टीम मूल्यांकन प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है। इनमें से कौन निम्नलिखित तय करता है। ए कंसल्टेंट और अ टीम कंडक्ट्स द evaluation process in a particular way, which of the following decides that। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है संदर्भ की बातें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है शिक्षण में टीचिंग में वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 135 पे चलते हैं। बोला गया कि द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन्स इज दैट। तो शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे जो सटीक कथन है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। वी एफ स्किनर ने इनके उपयोग के लिए आंदोलन जो था वो शुरू किया था। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए जो है उपयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। मेटाकॉग्निशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। 137 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना को भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को के बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेटा स्मृति। 138 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना का श्रवण जो है इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 139 पे चलते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। हाउ कैन स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को जो है वो कैसे प्रेरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इंटेंसिव स्टडी जो है गहन अध्ययन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में बोला गया है कि किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज। तो किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो सूचक है वह कौन सा है। वह आपका छात्र उपलब्धि स्तर यानी कि स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में बोला गया कि शिक्षा की डाल्टन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है। डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। बड़े बच्चों के लिए। तो डाल्टन की जो शिक्षा की डाल्टन योजना जो है वो बड़े बच्चों के लिए फॉर ओल्डर चिल्ड्रन के लिए जो है वो उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब मेंटल डेवलपमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये एक अनिश्चित पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार HPPED एंट्रेंस में पूछा गया है कि कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि एक शिक्षक किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उभरने में मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। ही शुड हैव एन अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर।
तो उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रवैया जो है वो रखना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू प्लेस, इवेल्युएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि सूचना साक्षरता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ए टीचर कमांड्स प्रेस्टिज अथॉरिटी एस्टीम एंड रिस्पेक्ट, ही शुड मेक यूज ऑफ इट थ्रू सजेशन, ही शुड नॉट ट्राई टू कमांड रिस्पेक्ट थ्रू। तो एक शिक्षक प्रतिष्ठा, अधिकार, आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। उसे सुझाव के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए। उसे डैश के जरिए सम्मान हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंड देना और विद्रोह की स्थिति पैदा करना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीड बाय डैश स्टडीज। तो कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन जो है डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रायोगिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन जो है वो प्रायोगिक अध्ययनों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास यू विल। तो कक्षा में पहले दिन आप क्या करोगे? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो कक्षा में पहले दिन आप एज अ टीचर जो हो जाते हो और आप क्या करेंगे? ऑन फर्स्ट डे इन क्लास यू विल। क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों का परिचय लें और अपना परिचय दें। टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम। तो निम्नलिखित में से कौन कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में शोर, यानी कि नॉइस इन द क्लासरूम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कक्षा में संचार में जो है वो सबसे बड़ी बाधा है, कक्षा में जो शोर होता है, नॉइस होती है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन। तो समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा की जो सफलता है वे किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन जो है, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की जो सफलता है वे शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन पर जो है वो निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे HPU एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने जो है वो सोल्व किया है और मैंने आपको बताया है कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो पहली बात आपने इन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करना है, ऑप्शंस को भी हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है। उसके बाद आपने खुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, खुद को एज अ टीचर रख के इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, ठीक है। बाकी जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में जो है वो मिलेगा। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है वे कैसा होगा। बाकी बस आपने जितना पढ़ना है, मेरा तो यही मानना है कि आप जितना पढ़ते हो तो उनका रिवीजन आपने ज़रूर करना है। रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं, ठीक है। रिवीजन से ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जितना पढ़ोगे उसका आप रिवीजन ज़रूर कर लें। बाकी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो आप ज़रूर ना लें। BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि HPU द्वारा जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने इस नंबर पर करनी है, 9816270168 नंबर पे आपने पेमेंट करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी
और PDF प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो HPB एंट्रेंस के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देना है। बाकी आपने ज़्यादा एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना है बस, और साथ में कंटिन्यू वीडियोस जो है वो आपने बिना स्किप किए हुए आपने वीडियोस ज़रूर देखनी है। इससे जो है वो आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियोस में देखने को मिलेंगे। बाकी जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।